नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप लगाकर दुर्ग और बिलासपुर के आसपास कुछ हंगामा हुआ और 2 ननों की गिरफ्तारी हुई। एक पास्टर को गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि यहां से आदिवासी लड़कियों को बरगला कर ले जाया जा रहा है और ये उनका धर्मांतरण कराने वाले थे। इस पूरे मामले में पुलिस और आरपीएफ ने तत्काल कार्रवाई की। गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद यह मामला पूरे देश में आग की तरह फैल जाता है। केरल से पहले कांग्रेस विधायकों का और सांसदों का दल आता है और नन से मुलाकात करता है सरकार पर, बीजेपी सरकार, और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाता है और कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, यह मानव तस्करी या धर्मांतरण का मामला नहीं है, इन्हें टारगेट किया गया है। उनके पीछे पीछे केरल बीजेपी के लोग भी आ जाते हैं और बीजेपी की ही सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं और पुलिस से गलत कार्रवाई की बात कहते हैं। मामला फिर दिल्ली पहुंचता है। लोकसभा में खुद प्रियंका गांधी पोस्टर लेकर के खड़ी हो जाती हैं बाहर उसके, और अंदर भी इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाया जाता है और शाम होते होते प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक मुलाकात कर इस मामले को पहुंचाया जाता है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने डंके की चोट पर उसी दिन कह दिया था कि अब पुलिस इस पूरे मामले में फंस गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस जमानत का विरोध कोर्ट में नहीं करेगी। हुआ भी वही। जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो बचाव पक्ष ने बचाव की दलीलें दी और कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आपको जमानत देने से कोई दिक्कत है। पुलिस ने कहा नहीं है। अब आप सोचिए, जो पुलिस गिरफ्तार करके ननों को इतने गंभीर धाराओं में बैठाकर रखी है कि आप तस्करी कर रहे हैं, मानव तस्करी, आदिवासियों की मानव तस्करी में और बड़ी धाराएं लगती हैं, आप धर्मांतरण जबरदस्ती कर रहे हैं, लोभ दे करके कर रहे हैं, वो कोर्ट में जाके कहती है कि नहीं, इन्हें छोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर अब नया खुलासा हम कर रहे हैं। उस दिन हमने जो कहा था 2-3 दिन बाद हो गया। आज की नई हेडलाइन यह है कि अब इन लोगों पर की गई एफआईआर भी जल्द ही रद्द होगी। और क्यों होगी, कैसे होगी, इसके पीछे की क्या वजह है और क्यों छत्तीसगढ़ बीजेपी पर केरल बीजेपी भारी पड़ रही है, क्यों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जमानत की बात का आश्वासन दे दिया था इन लोगों को, इसके पीछे के जो भी राज हैं उसको खोलते हैं और शुरू करते हैं आपकी बात। अब हम आपको कह रहे हैं कि दरअसल एफआईआर रद्द होगी और इन ननों को बाइज्जत बरी किया जाएगा, उस पास्टर को भी बरी किया जाएगा आने वाले वक्त में। कितने दिन लगेंगे हम नहीं कह सकते, यह होना लगभग तय है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केरल से आए हुए जो ईसाई समुदाय के जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस पर आरोप लगाया बल्कि प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा है कि हमने पहले जमानत की बात कही थी, जमानत दिला के ले जा रहे हैं और अब हमारा अगला काम इस एफआईआर को रद्द कराना है और वो कह रहे हैं कि हम ये करा कर रहेंगे। सुनिए उनके बयान। सिर्फ बेल मिला है, बाहर आ गया है, केस वहीं पे है, तो ये एफआईआर को कैंसिल करना पड़ेगा, ये केस को रद्द करना पड़ेगा। और साथ के साथ इसमें इनको ये केस में पूरा फंसाया गया था, ये फर्जी केस है, फंसाया गया था। वो जो भी इसके पीछे खिलवाड़ किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी अगला प्रायोरिटी है एफआईआर कॉश करनी चाहिए। इसके ऊपर वो लगा हुआ जितना भी कंडीशंस भी है, 2 हफ्ते में एक बार जाकर साइन करना है, वो सब भी हमको लीगली देखना पड़ेगा। और एक चीज और है, ये एनआईए का बात, एनआईए का केस कैसे हो गया, वो यूनियन होम मिनिस्ट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि ये एनआईए केस, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट को सेंड करना पड़ता है कि रेफर करना पड़ता है और यूनियन होम मिनिस्ट्री डिसाइड करता है। इधर ऐसे अचानक कैसे एनआईए का केस बन गया, वो भी लीगली चैलेंज करने की बात है। जो भी है, बीजेपी का डबल फेस बिल्कुल क्लियर हो गया लोगों को। केरला का बीजेपी प्रेसिडेंट यहाँ आ गया, यहाँ बीजेपी ही अरेस्ट किया और बीजेपी यहाँ आकर ये हो गया। सो ये बीजेपी का डबल फेस बिल्कुल क्लियर हो गया। आप लोग का नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टैंड ये सब कॉश करने का है, एफआईआर कॉश करने का है, बिकॉज दैट बिल्कुल गलत है। अब भाई इतनी बुरी कंडीशन में फंसती बीजेपी मैंने छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या आसपास में तो नहीं देखी कि एक राज्य की बीजेपी, उसी की सरकार, उसी के लोग कह रहे हैं कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं, अवैध तरीके से मानव तस्करी कर रहे हैं, और उसी बीजेपी के दूसरे प्रदेश के लोग आके कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपने फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए और वो बाकायदा कोर्ट से छुड़ा करके ले भी जाते हैं। बहुत फजियत हो रही है इस पूरे मामले में।
अब इस पूरे मामले में जब फजीयत हो रही है तो कांग्रेस को मौका मिल रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है और बीजेपी पलटवार कर रही है। दोनों बयान सुनिए। नन गिरफ्तारी मामले में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड पूरी तरह से उजागर हो गया है। एक तरफ तो केरल में ये ननों के साथ दिखाई देते हैं, यही नहीं देश के गृह मंत्री भी जिस प्रकार से उनसे मिलने के बाद में वक्तव्य आया भाजपा के केरल राज्य के अध्यक्ष का कि राज्य सरकार जमानत का विरोध नहीं करेगी, तो स्पष्ट इससे परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराती है और इतने गंभीर विषय पर जब राज्य सरकार एफआईआर दर्ज कराई है, 299 का बीएनसी का मामला है जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, ऐसे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा ये निर्देशित करना कि जमानत का विरोध न किया जाए भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण के एजेंडे के तहत किए गए राजनीतिक पाखंड का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सही है और सही दिशा पर चल रही है। अभी वेट एंड वॉच का हम देख रहे हैं क्या होता है। माननीय न्यायालय ने जमानत दिया है, उसका भी स्वागत है। जो माननीय न्यायालय कहेगा वो कहेगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि इस प्रकार से जो संदिग्ध गतिविधियां हो रही है उन गतिविधियों पर हमारी नजर रहेगी। हमारा आंदोलन चल रहा है घर वापसी का जूदेव जी के द्वारा, हम उसके भी साथ सम्मिलित होंगे और चौक चौराहे गली मोहल्ले में भी हमारी नजरें रहेगी कि इस प्रकार से कृत्य ना हो। तो सवाल क्या है? सवाल बड़े दिलचस्प हैं। ये सवाल आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सवाल देखिए, नन गिरफ्तारी मामले में फंस गई बीजेपी, पुलिस गिरफ्तार करती है तो जमानत का विरोध क्यों नहीं करती? अरे भाई, आप 4 दिन पहले गिरफ्तार करते हैं फिर विरोध नहीं करते। केरल बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ पुलिस को गलत बताया, मानव तस्करी की एफआईआर हुई तो धर्मांतरण का आरोप क्यों लगाया? वो कह रहे हैं भाई आप कुछ कहते हैं करते कुछ हैं। कांग्रेस बोली अल्पसंख्यकों को किया जा रहा टारगेट, केरल में चुनाव इसलिए ईसाइयों को कर रहे हिस्से। अच्छा ये बता दूं, चुनाव भी है, इसके पीछे की बड़ी वजह है नन गिरफ्तारी में छत्तीसगढ़ बीजेपी पर केरल बीजेपी पड़ी भारी, आरोपियों की जमानत हुई, अब एफआईआर रद्द करने की तैयारी। ये सीधा तौर पर संदेश निकलकर सामने आ रहा है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ, नितिन भंसाली जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। हमारे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्रिस्टोफर पॉल जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन और ईसाई समाज के प्रतिनिधि जो हैं उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और सबसे पहले मैं क्रिस्टोफर पॉल जी आपके पास आता हूं। ये मामला देखिए, जिस तेजी से ऐसा ऊपर चढ़ा क्रिस्टोफर जी, उसी तेजी से ठंडा हो गया और जितनी मुखर होकर के बीजेपी के नेता और हिंदूवादी संगठन बयान दे रहे थे, वो आप कह रहे हैं हम वेट एंड वॉच करेंगे, कोर्ट ने किया हम उसका स्वागत करते हैं। तो अब तो दिक्कत यह है कि अगर आप सही थे तो आप चुप क्यों हो, और अगर आप गलत थे तो माफी मांग लो कि हाँ भाई हमने गलत फंसाया था। क्या कहेंगे आप? पूरा जो प्रकरण है वो आनन फानन में और जल्दीबाजी में हुआ और दबाव में हुआ, एक विशेष संगठन के दबाव में हुआ। ये तो दिख रहा है पूरा एफआईआर में, जिस प्रकार से मनमानी ढंग से धाराएं लगाना और बिना विवेचना किए उनको दोषी साबित कर देना और मामला एक उच्च एनआईए को सौंप देना, ये पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में, पूरे विवेचना में वो विवेचना करने वाला अधिकारी दोषी है और वो लोग जो संगठन के लोग जो दबाव बना रहे थे, ये लिखिए ये लिखिए ये मत लिखिए, तो ये है कि आनन फानन में गलत ढंग से एफआईआर दर्ज हुआ है, ये तो प्रमाणित हो चुका है। इसलिए बीजेपी को समझ में आ गया है कि गलती तो हुई है और इसमें बैकफुट पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफआईआर भी रद्द होगा, एफआईआर चैलेंज हो सकता है। क्योंकि पूरे विवेचना को आप देखेंगे तो ना कोई मानव तस्करी का मामला था, ना वो धर्मांतरण का मामला था, सिंपल केस था, लेकिन इसको बनाया गया, इसको रचित किया गया, ये षड्यंत्र हुआ है और इसमें बीजेपी फंस चुकी है। और चाहे केरल हो छत्तीसगढ़ हो, बदनामी तो पूरे भारत में हो रही है और होगी। और ये एक मामला है, अब बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हो गई है कि हम समझ गए हैं कि ये इस मसीह समाज बर्दाश्त करेगा किसी प्रकार की जबरदस्ती को। अगर कोई गलत हो रहा है तो करिए, विरोध करिए, सजा दीजिए, लेकिन यह गलत मामला नहीं था। चलिए, जबरदस्ती इसको गलत साबित करने का प्रयास बीजेपी कटघरे में है। ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं। के.एस. चौहान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी चौहान साहब, देखिए, ये अगर मैं बहुत न्यूट्रल होकर बात करूं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर, तो ये जो लड़ाई चल रही थी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में, ये केस उसको बहुत बड़ा झटका और धक्का देकर जा रहा है। अब दो ही चीजें, या तो आप जो अनुषांगिक संगठन है या जो हिंदूवादी विचारधारा के संगठन हैं उनकी गलती को स्वीकार कर लीजिए, या सारा ठीकरा पुलिस पर फोड़ दीजिए।
नुकसान इसमें छत्तीसगढ़ का है। नुकसान छत्तीसगढ़ का इसलिए कि छत्तीसगढ़ पुलिस की इमेज खराब हो रही है देश में, और ऐसा लग रहा है कि सियासी फायदे के लिए, चूंकि केरल में इस वक्त चुनाव हैं और आला कमान ने ऐसा तय कर लिया है कि भाई अभी हम केरल बीजेपी की बात सुनते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, इसलिए हम इमेज जो असैसिनेशन है छत्तीसगढ़ की पुलिस का या यहां के बजरंग दल या दूसरे संगठनों का, उसको अलाउ कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, सबसे पहली बात यह है कि ये जो पूरा मुद्दा है वो राजनीतिक नहीं है, ये कानूनी मुद्दा है। और देश किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं चलता, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। ये पूरा का पूरा मामला संवैधानिक है और कानूनी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, साथी प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि ये सिद्ध हो चुका है कि गलत गिरफ्तारी हो गई है और ये हो गया वो गया है, तो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट चली जाती है और कोर्ट में ये पेश कर दिया जाता है। कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं दी? शायद मेरे ख्याल से तो कोर्ट ज्यादा जानकार है आपसे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चैलेंज है तो आप कोर्ट में कर सकते हैं और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अपनी सफाई में आप दीजिए ना बात, लेकिन जो भी मामला है वो कोर्ट में होगा। कोर्ट में होगा। आप ये बोल दीजिए, क्या किसी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से कोर्ट चलती है या किसी एजेंसी के हिसाब से कोर्ट चलती है? जी नहीं। या किसी हिंदू संगठन के हिसाब से कोर्ट चलती है या कोई एजेंसी चलती है? जी नहीं। मेन बात है यहां पर अभिलाष जी, और वो ये है कि ये कानूनी मामला है। जबकि सेशन कोर्ट ने जमानत रद्द की, क्यों की? उसके बाद हाई कोर्ट ने रद्द की, क्योंकि उसके बाद जब जमानत मिली है तो किस शर्तों पे मिली है ये भी देखने योग्य है। अभिलाष जी, जो ननों को जमानत मिली है वो स्वास्थ्य के हवाले करके मिली है, स्वास्थ्य का हवाला करके। क्यों 2 बार जमानत रद्द हुई? ठीक है, क्या माननीय कोर्ट को ये सब तथ्य रखे नहीं गए थे? और जब गिरफ्तार हुआ, एफआईआर हुआ, तो एफआईआर के तथ्यों के हिसाब से एफआईआर नहीं लिखी गई थी? चलिए, क्या वो जो तथ्य थे वो क्या बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं थे एफआईआर लिखने के लिए? ठीक है, अगर एफआईआर लिखने के लिए वो पर्याप्त नहीं थे और गैर कानूनी हिसाब से कोई भी गिरफ्तारी हुई रहती, तो क्या माननीय कोर्ट उस पर टिप्पणी नहीं करता? ना। क्या उसमें हीरावाला नहीं किया? चौहान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये मामला पुलिस के हाथ में था जब तक, बिल्कुल हमें भरोसा था कि सही चल रहा है। हम पुलिस, हमें अमूमन होता है, हमको सिस्टम पर भरोसा होता है। क्रिस्टोफर पॉल साहब, आ रहा हूं आपके पास, हमें भरोसा होता है। लेकिन जब सुनवाई से ठीक पहले जनता को केरल बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली दौरे से बाद लौटकर बताते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस जमानत का विरोध नहीं करेगी, और फिर आप कहते हैं कि कहां से तय होगा? तो कोर्ट में तय होगा, लेकिन कोर्ट में उसी आधार पर तय होगा ना जब एजेंसियां उसको किस तरह से टैकल कर रही हैं। अब पुलिस हमारी विरोध नहीं करेगी, या केरल बीजेपी के अध्यक्ष बताएंगे और आप हमसे कहेंगे तो कोर्ट डिसाइड कर रही है चीजें, तो मैनिपुलेशन कहां से हो रहा है सर बताइए? केरल बीजेपी अध्यक्ष ने फैसले से पहले यह बयान दिया कि नहीं? फिर हम गलत जा रहे हैं ना? गलत कहां जा रहे हैं सर अभिलाष जी? फिर हम गलत जा रहे हैं। हाँ, सबसे मेन बात यह है कि कोर्ट का फैसला क्या है सर? अगर मुझे बताइए, फरियादी ही पलट जाए या एजेंसी बोले कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने गिरफ्तार किया था पर आप छोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे? और ये बात चलिए बोल सकते हैं, आप तथ्यों के अभिलाष जी, कौन सा फरियादी पलट गया? के एस चौहान साहब, 1 मिनट, के एस चौहान साहब, फरियादी पलटा है इसमें। पीड़िता ने बयान दिया है, कौन सा फरियादी? पीड़िता ने बयान दिया है कि मुझे दबाव में डाल करके बयान दिलवाया गया मुझसे। आपको यह भी नहीं पता क्या? कहां पर? अभी अधीक्षक को शिकायत की, कहां पर? अभी बता दें। कोर्ट में क्या? कोर्ट में क्या बोला पीड़िता ने? ना। कोर्ट में क्या बोला पीड़िता ने? तो फिर पुलिस ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? फिर पुलिस ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? पीड़िता के साथ पुलिस क्यों नहीं खड़ी है? बोल रहा हूँ, पुलिस पीड़िता के साथ क्यों नहीं खड़ी? आप बताइए। बिल्कुल किया होगा। नहीं किया है भाई। क्यों नहीं किया होगा? नहीं किया है। सुनिए मेरी बात, नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ नहीं किया है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे अरे तो 2 बार जमानत कैसे खारिज हो? जब केरल बीजेपी के अध्यक्ष ने ऐलान किया कि मैंने नहीं है, अरे मुझे बोलने दो, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विरोध नहीं करेगी, उसके बाद उनको जमानत मिल गई। जब तक उन्होंने, केरल बीजेपी अध्यक्ष ने नहीं कहा था, तब तक जमानत नहीं मिली थी।
मैं यही तो कह रहा हूं कि ये कोर्ट में डिसाइड हो रहा है, लेकिन एजेंसियां क्या करेंगी, ये केरल बीजेपी के अध्यक्ष कैसे डिसाइड कर रहे हैं? अभिलाष जी सबसे मेन बात यह है बोलने दे दो, कि अभिलाष जी, जमानत टाइम हो रहा है, अभी डिबेट बंद कर दो क्या? किस कारण हुई है जमानत? तो सिर्फ स्वास्थ्य के कारण जमानत रद्द हुई है। ठीक है, स्वास्थ्य नितिन के भंसाली कारण। जी आपके पास आ रहा हूं। और कोई कारण नहीं था। नितिन भंसाली, स्वास्थ्य के कारण जमानत रद्द हुई है। नितिन भंसाली जी, ननों का स्वास्थ्य का बताया जा रहा सर है। ये बात कारण। केरल बीजेपी अध्यक्ष हमें 2 दिन पहले क्यों बता रहे हैं सर कि ऐसा होगा, कि उनको जमानत का विरोध नहीं किया जाएगा? मैं ये कह रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्शन कोर्ट पर या पुलिस की कार्यप्रणाली पर नहीं है। देखिए नितिन भंसाली जी प्लीज आप बताइए। नितिन भंसाली जी, बोला आपको मैं। अच्छा, देखिए, इस बात को लेकर बड़ा दुख है कि साथी प्रवक्ता को पूरी जानकारी नहीं है इस प्रकरण की। मैं आपको ये बता दूं, 2 बार जमानत रद्द हुई, ये बोल रहे हैं, नहीं हुई। सेशन कोर्ट में बेल लगी और सेशन कोर्ट ने जो है वो एनआईए कोर्ट को भेज दिया। और एनआईए कोर्ट में ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि केरल के भाजपा अध्यक्ष ने और दिल्ली के बड़े नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा कि आप जमानत का विरोध नहीं करेंगे राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने विरोध नहीं किया। मैं रिहाई के आदेश आने के 2 घंटे पहले से जेल परिसर में मौजूद था। मैं इन ननों से भी मिला हूं और आज हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कल उन बेटियों से भी मुलाकात की, आदिवासी बहनों से हमारी, जो नारायणपुर में रहती हैं और जिन्होंने पुलिस अधीक्षक नारायणपुर को लिखित में ये शिकायत की है कि उनको वहां पर रेलवे स्टेशन में डरा कर, धमका कर और बाद में पुलिस स्टेशन में दबाव बनाकर रोते हुए वीडियो भी जारी हुआ है उन बहनों का, जो कि आपके पोर्टल में lalluram.com में मैंने कल देखा भी है जी। तो ये जिस प्रकार आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में, साए सरकार के राज में जैसे आदिवासी बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इससे ये जाहिर होता है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार बजरंग दल के गुंडों के, भाजपा के सरकार के संरक्षण में बजरंग दल के गुंडों के दबाव में तथ्यहीन एफआईआर लिखी गई थी। आज भाजपा के अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम इस एफआईआर को रद्द करवाएंगे। मुझे बताइए कि यहाँ पे राज्य सरकार जिनको आरोपी बना रही है, इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता जो वहां पर लाव लश्कर लेके इन ननों का स्वागत करने हाथ जोड़कर ऐसे खड़े थे। मैं वहीं था, मौजूद था। मैं आई विटनेस हूं जब ननों की तस्वीरें भी चलाई हमने, वे पूरे नतमस्तक थे। नहीं, तो देखिए, यहाँ की सरकार नितिन जी, वहां की किसी के आगे कोई नतमस्तक है वो कोई क्राइम नहीं है। पर अब इस पूरे मामले में सवाल बस यही है जो मैं लेकर सुधीर पांडे जी के पास आ रहा हूं। क्राइम तो ये है कि इनको अरेस्ट किया। ना मुझे, मैं क्या आधारों पे सुधीर पांडे जी, ये क्राइम है। हम चाहते हैं ये मामला उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो, जिनके दबाव में, जिन्होंने थाने में मारपीट की, जिन्होंने दबाव बनाया, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ली जा रही है? सुधीर पांडे जी के क्या उन बहनों के द्वारा शिकायत जो नारायणपुर थाने में की गई है, क्या उस पर सरकार या उस पर पुलिस एक्शन लेगी? बाबा नितिन जी, 1 मिनट। नितिन जी, आऊंगा आपके पास, दोबारा आने का मौका दीजिए। सुधीर पांडे जी, ये मामला देखिए, सीधे तौर पर पहले कहा गया कि धर्मांतरण के लिए ले जा रहे थे, सबको ये खबर थी, और बाद में इसमें मानव तस्करी के मामले लगाए गए, धर्मांतरण को लेकर कोई धारा नहीं लगाई गई, ये जानकारी मुझे मिली। और आदिवासियों की मानव तस्करी के चलते यह मामला एनआईए कोर्ट पहुंच गया, जो कि प्राथमिक तौर पर जाना था। और वहां से केरल के पहले कांग्रेस के नेता आते हैं और फिर बीजेपी के नेता आते हैं, और फिर यह कहा जाता है कि बीजेपी को असमंजस यही है कि अब वो किसके साथ खड़े रहें। भाई ये भी अपने। अब केरल बीजेपी का कहना है कि ये जो संगठन है वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं, इनको बदनाम करते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी कहती है ईसाई मिशनरी कई दिनों से, कई सालों से अवैध धर्मांतरण चला रहे हैं। केरल बीजेपी कहती है पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ बीजेपी कहती है कि हमारी पुलिस सही कार्रवाई कर रही है, जो उसके पास शिकायत थी उस हिसाब से कर रही है। केरल बीजेपी कहती है कि हमने बात कर ली है ऊपर और अब छत्तीसगढ़ सरकार में जमानत का विरोध नहीं होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी कहती है कि हम पुख्ता तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी, और उसके बाद जमानत हो जाती है। और फिर इस पूरे मामले को हम सियासत से ना जोड़ें क्या? आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सियासती मामला तो है ही। साथ में ये भी कहूंगा अभिलाष जी कि ये बहुत जल्दबाजी में दर्ज किया गया मामला था, जिसमें पुलिस के साथ साथ सरकार और भाजपा दोनों को बैकफुट में आना पड़ा। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई नानुकुर का सवाल ही नहीं उठता। मैं बाकी सब मुद्दे पे तो आप लोग बहस कर चुके हैं। मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस की छवि बहुत अच्छी थी अब तक के इस प्रकार के
मामले नहीं आए थे और ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी है। मैं तो यही कहूंगा कि पहली बार छत्तीसगढ़ पुलिस को ऐसे बैकफुट में या किसी सरकार को इस तरह से बैकफुट में आना पड़ा। दूसरी चीज मैं अब राजनीतिक रूप से ये बताना चाहूंगा अभिलाष जी कि अभी तक भाजपा वर्सेस जी अन्य धर्मांतरण के मुद्दे उतने तेजी से नहीं पकड़े थे। लोगों को लगता था कि साउथ में कहीं न कहीं इस्लाम और मिशनरियों के बीच में जो टकराव है उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, और वो केरल में ये दो ही वोटर हैं जिनके बीच में टकराव चलते रहता है, तो भाजपा जरूर चाहेगी श्रेय लेना। ये तो राजनीतिक मामला है। मगर जहां तक हम आप जानते हैं कि सरगुजा और बस्तर दो बिल्कुल धर्मांतरण के टारगेट में है, धर्मांतरण हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है, और इसके लिए पुलिस के द्वारा अलग अलग सेल बनाए गए हैं। प्रमाणिक नहीं हो पाते भले ही मामले व्यस्त होने के कारण, मगर ये तो तय है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, उसके तरफ प्रलोभन दे करके भी ले जाए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल तय है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, कोई भी इनकार नहीं करता। भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता अधिनियम था उसको 2006 रमन सिंह सरकार ने जो बनाया था उसका विधानसभा में भी समर्थन किया था। तो एक मिनट सर, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो घटनाक्रम पूरे तरीके से हुई है, छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग, छत्तीसगढ़ सरकार के इसमें साथ साथ में भाजपा के लिए चिंतापूर्ण है कि अगर इस तरीके से दबावपूर्ण और हड़बड़ी में एफआईआर लिखे जाएंगे तो वास्तविक मामले भी वास्तव में दबेंगे, और कहीं ना कहीं भाजपा को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, उसको बैकफुट पे आना पड़ेगा। जी ठीक है क्रिस्टोफर साहब, आपके पास आता हूं। आप जो बयान दिए गए थे उस पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, पहले वो कर लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं। वो भाई साहब का जवाब दे रहे थे, वो कह रहे थे कि कानून का पूरा पालन किया गया है और कानून के तहत सब चीज हो रहा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यदि कानून का पालन हो रहा होता तो ज्योति शर्मा जेल में होती, क्योंकि लोगों ने पूरा देखा कि ज्योति शर्मा ने क्या किया, किस प्रकार से व्यवहार किया, मार पीट, पुलिस की कस्टडी में मार करना, उनके बैग को जांच करना और बहुत सारी चीजें जो दुनिया ने देखा। कानून अगर वास्तव में काम कर रहा होता तो ज्योति शर्मा जेल में होती। और मेरा दूसरा कहना, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज हुआ, दबाव में हुआ, ये बात सच है और ये मानना पड़ेगा उनको कि गलत ढंग से पूरे चीज को विवेचना किया गया और हड़बड़ी में किया गया, इसलिए बैकफुट पर है। क्रिस्टोफर पाल जी, क्या इसमें धर्मांतरण की कोई धारा लगी है या सिर्फ मानव तस्करी की धारा लगी है? स्पष्ट कर दें अगर आपको जानकारी हो तो। धर्मांतरण का कोई धारा नहीं लगा है, मानव तस्करी का ही धारा लगा है, और वो भी झूठा है क्योंकि ऐसा कोई मानव तस्करी हो नहीं रहा था। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहूंगा क्रिस्टोफर पॉल जी, क्या आपको लगता है कि ये जो एज मिली है, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ये इसलिए मिली है क्योंकि केरल बीजेपी की एंट्री हो गई इस मामले में, वरना शायद कुछ दिनों तक और जमानत नहीं मिल पाती ननों को? हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। ये बात सच है कि यहाँ की बीजेपी सरकार तो पूरी रीति से इस मामले को लेकर तूल देने वाली थी, लेकिन वो बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि केरल के लोग सक्रिय हुए, इसलिए ये बेल मिला, अन्यथा बेल तो नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ के लोग पूरे वेल प्लान थे कि इनको जेल में ठूस देना है और को बाहर निकलने नहीं देना। ठीक है नितिन भंसाली जी, आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद मैं चौहान साहब के पास आता हूं। नितिन भंसाली जी, देखिए सवाल, बहुत मुश्किल से ऐसी कभी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, बड़ी दुर्लभ तस्वीरें होती हैं, जब एक मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी की दूसरे राज्य की इकाई एक साथ खड़ी होकर के बीजेपी सरकार पर या एक किसी पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं। मतलब पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस प्लस केरल बीजेपी थी वर्सेस छत्तीसगढ़ बीजेपी। ये तस्वीरें बहुत अलग हैं, दुर्लभ हैं। इसके पीछे क्या केरल का चुनाव वजह है, आपको क्या लगता है, या इसके पीछे कोई और वजह है? हमारे लिए ये केरल का चुनाव का विषय नहीं है, ये भाजपा के लिए केरल के चुनाव का विषय है, ऐसा साफ नजर आता है। मैं तो आपके इस लोकप्रिय चैनल में एक बात बोलना चाहूंगा कि जिन 3 आदिवासी बहनों ने नारायणपुर पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है, क्या राज्य सरकार उसकी सुध लेगी? किस प्रकार ज्योति शर्मा नाम की महिला थाने के अंदर इन लड़कियों से मारपीट कर रही थी, ननों से दुर्व्यवहार करके इनके खिलाफ जो है, ननों के खिलाफ एफआईआर करवाई, क्या ज्योति शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या बजरंग दल के जिन गुंडों ने कानून हाथ में लेकर खुद पुलिस के स्वरूप में इस कार्रवाई को
दुर्भावनावश कार्रवाई को अंजाम दिलवाया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं ये पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पे संज्ञान लेगी कि नहीं लेगी? केरल के 5 भाजपा के अध्यक्ष ये तो कह रहे हैं कि एफआईआर रद्द करवाएंगे, गलत एफआईआर हुई है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये एफआईआर, गलत एफआईआर करवाई, जिन लोगों ने गुंडागर्दी की, जिन लोगों ने दादागिरी की, जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करेंगे। ठीक है, ठीक तो है, बात बने। ये ऐसे ऊपर से ये बात करेंगे, इसमें कोई बात नहीं बनी। ठीक है। के चौहान साहब, कांग्रेस सियासत कर सकती है, मान सकता हूं। क्रिस्टोफर पॉल साहब ईसाई हैं, तो हो सकता है वो ईसाई के फेवर में बोले, मान सकता हूं। अभिलाष मिश्रा बायस्ड हो सकते हैं, पर मुझे बताइए, बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और सबसे ज्यादा संगठित शक्ति के साथ काम करने वाला संगठन है। अब मैं बीजेपी पर यकीन करता हूं। केरल बीजेपी के बयान बिल्कुल अलग, छत्तीसगढ़ बीजेपी के बयान बिल्कुल अलग। आप जरा मेरी दुविधा को दूर कीजिए कि मैं किस पर भरोसा करूं। देखिए अभिलाष जी, 18,000 केस लगभग रोज हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड होते हैं। 18,000 केस, उस दिन भी 25 जुलाई को भी 18,000 के आसपास केस रजिस्टर्ड हुए थे। लेकिन ये एक केस को क्यों उठाया जाता है और ये एक केस को लेकर राजनीति क्यों की जाती है? राजनीति इसलिए की जाती है क्योंकि ये उनके वोट बैंक का एक कारण है। नहीं, ये और दूसरा ये आप है छत्तीसगढ़, कि ये केरल बीजेपी के लिए बोल रहे हैं सर, या नहीं, कांग्रेस सुन के लिए? लीजिए अभिलाष जी, अभिलाष जी, ये केरल के भाजपा अध्यक्ष, इसका मतलब वोट बैंक के लिए आ रहे हैं। नितिन जी, नहीं, नितिन जी, उनका जवाब देने दीजिए। हाँ, प्लीज बोलिए। चौहान साहब बोलिए। दूसरी बात यह है, सुनिए, 18,000 मैंने आपको बताया केस, उस दिन भी 18,000 हुए थे। अभी हमारे साथी प्रवक्ता भी बोल रहे थे और दोनों साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहां पर जो महिला है उसने वहां पर मारपीट की। तो भाई, महिला ने अगर मारपीट की, ये बात 25 जुलाई की है। अगर महिला ने वहां पर दुर्व्यवहार किया, महिला ने मारपीट की, उसका अगर साक्ष्य है, तो आपने अभी तक मेन बात है यहां पर अभिलाष जी, और वो ये है कि ये कानूनी मामला है। जबकि सेशन कोर्ट ने जमानत रद्द की, क्यों की? उसके बाद हाई कोर्ट ने रद्द की, क्योंकि उसके बाद जब जमानत मिली है तो किस शर्तों पे मिली है ये भी देखने योग्य है। अभिलाष जी, जो ननों को जमानत मिली है वो स्वास्थ्य के हवाले करके मिली है, स्वास्थ्य का हवाला करके। क्यों 2 बार जमानत रद्द हुई? ठीक है, क्या माननीय कोर्ट को ये सब तथ्य रखे नहीं गए थे? और जब गिरफ्तार हुआ, एफआईआर हुआ, तो एफआईआर के तथ्यों के हिसाब से एफआईआर नहीं लिखी गई थी? चलिए, क्या वो जो तथ्य थे वो क्या बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं थे एफआईआर लिखने के लिए? ठीक है, अगर एफआईआर लिखने के लिए वो पर्याप्त नहीं थे और गैर कानूनी हिसाब से कोई भी गिरफ्तारी हुई रहती, तो क्या माननीय कोर्ट उस पर टिप्पणी नहीं करता? ना, क्या उसमें हीरावाला नहीं किया? चौहान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये मामला पुलिस के हाथ में था जब तक, बिल्कुल हमें भरोसा था कि सही चल रहा है। हम पुलिस, हमें अमूमन होता है, हमको सिस्टम पर भरोसा होता है। क्रिस्टोफर पॉल साहब, आ रहा हूं आपके पास, हमें भरोसा होता है। लेकिन जब सुनवाई से ठीक पहले जनता को केरल बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली दौरे से बाद लौटकर बताते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस जमानत का विरोध नहीं करेगी, और फिर आप कहते हैं कि कहां से तय होगा? तो कोर्ट में तय होगा, लेकिन कोर्ट में उसी आधार पर तय होगा ना जब एजेंसियां उसको किस तरह से टैकल कर रही हैं। अब पुलिस हमारी विरोध नहीं करेगी, या केरल बीजेपी के अध्यक्ष बताएंगे और आप हमसे कहेंगे तो कोर्ट डिसाइड कर रही है चीजें, तो मैनिपुलेशन कहां से हो रहा है सर, बताइए। केरल बीजेपी अध्यक्ष ने फैसले से पहले यह बयान दिया कि नहीं? फिर हम गलत जा रहे हैं ना, गलत कहां जा रहे हैं सर? अभिलाष जी, फिर हम गलत जा रहे हैं। हाँ, सबसे मेन बात यह है कि कोर्ट का फैसला क्या है सर? अगर मुझे बताइए, फरियादी ही पलट जाए या एजेंसी बोले कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने गिरफ्तार किया था पर आप छोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे? और ये बात चलिए बोल सकते हैं, आप तथ्यों के अभिलाष जी, कौन सा फरियादी पलट गया? के एस चौहान साहब, एक मिनट, के एस चौहान साहब, फरियादी पलटा है इसमें। पीड़िता ने बयान दिया है, कौन सा फरियादी? पीड़िता ने बयान दिया है कि मुझे दबाव में डाल करके बयान दिलवाया गया मुझसे। आपको यह भी नहीं पता क्या? कहां पर?
कहां पर? अभी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। कहां पर? अभी बता लेकिन देते हैं। कोर्ट में क्या, ठीक है। कोर्ट में क्या बोला पीड़िता ने? ना कोर्ट में क्या बोला पीड़िता तो ने? फिर पुलिस ने जमानत का कोर्ट विरोध में क्यों क्या नहीं किया? बोला पीड़िता फिर ने? पुलिस ने बताइए। जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? पीड़िता के साथ पुलिस क्यों नहीं खड़ी मैं ये है? बोल रहा हूं, पुलिस पीड़िता के बिल्कुल साथ क्यों किया नहीं खड़ी है? होगा। आप बताइए। बिल्कुल किया होगा। नहीं किया है भाई। क्यों नहीं किया होगा? नहीं किया है। सुनिए मेरी बात। नहीं किया है, मैं बोल रहा हूं नहीं किया है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ। सबसे अरे तो 2 बार जमानत कैसे खारिज हो? जब केरल दो बार बीजेपी के जमानत अध्यक्ष ने कैसे ऐलान खारिज हुई? किया कि मैंने ये नहीं है। प्रधानमंत्री और तीसरी गृह मंत्री बात, से अरे मुलाकात मुझे बोलने की। दो। उसके बाद तीसरी उन्होंने बात, आश्वासन क्यों दिया जमानत मिली कि है? राज्य सरकार तो सिर्फ स्वास्थ्य विरोध के नहीं हवाले करेगी। का उसके हवाले बाद से उनको मिली। जमानत मिल गई। जब तक उन्होंने केरल बीजेपी अध्यक्ष ने नहीं कहा था तब तक जमानत नहीं मिली थी। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये कोर्ट में डिसाइड हो रहा है, लेकिन एजेंसियां क्या करेंगी? ये केरल बीजेपी के अध्यक्ष कैसे डिसाइड कर रहे हैं? अभिलाष जी सबसे मेन बात यह है बोलने दे दो, कि अभिलाष जी, जमानत टाइम हो रहा है, अभी डिबेट बंद कर दोगे आप। किस कारण हुई है जमानत? तो सिर्फ स्वास्थ्य के कारण जमानत रद्द हुई है। ठीक है। स्वास्थ्य नितिन के भंसाली कारण। जी आपके पास आ रहा हूं। और कोई कारण नहीं था। नितिन भंसाली, स्वास्थ्य के कारण जमानत रद्द हुई है। नितिन भंसाली जी, ननों का स्वास्थ्य का बताया जा रहा सर है। ये बात कारण। केरल बीजेपी अध्यक्ष हमें 2 दिन पहले क्यों बता रहे हैं सर कि ऐसा होगा कि उनको जमानत का विरोध नहीं किया जाएगा? मैं ये कह रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्शन कोर्ट पर या पुलिस की कार्यप्रणाली पर नहीं है। देखिए नितिन भंसाली जी प्लीज आप बताइए। नितिन भंसाली जी, बोला आपको मैं। अच्छा, देखिए इस बात को लेकर बड़ा दुख है कि साथी प्रवक्ता को पूरी जानकारी नहीं है इस प्रकरण की। मैं आपको ये बता दूं, 2 बार जमानत रद्द हुई, ये बोल रहे हैं, नहीं हुई। सेशन कोर्ट में बेल लगी और सेशन कोर्ट ने जो है वो एनआईए कोर्ट को भेज दिया। और एनआईए कोर्ट में ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि केरल के भाजपा अध्यक्ष ने और दिल्ली के बड़े नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा कि आप जमानत का विरोध नहीं करेंगे राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने विरोध नहीं किया। मैं रिहाई के आदेश आने के 2 घंटे पहले से जेल परिसर में मौजूद था। मैं इन ननों से भी मिला हूं और आज हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कल उन बेटियों से भी मुलाकात की, आदिवासी बहनों से हमारी, जो नारायणपुर में रहती हैं और जिन्होंने पुलिस अधीक्षक नारायणपुर को लिखित में ये शिकायत की है कि उनको वहां पर रेलवे स्टेशन में डरा कर, धमका कर और बाद में पुलिस स्टेशन में दबाव बनाकर रोते हुए वीडियो भी जारी हुआ है उन बहनों का, जो कि आपके पोर्टल में lalluram.com में मैंने कल देखा भी है जी। तो ये जिस प्रकार आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में, साए सरकार के राज में जैसे आदिवासी बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इससे ये जाहिर होता है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार बजरंग दल के गुंडों के, भाजपा के सरकार के संरक्षण में बजरंग दल के गुंडों के दबाव में तथ्यहीन एफआईआर लिखी गई थी। आज भाजपा के अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम इस एफआईआर को रद्द करवाएंगे। मुझे बताइए कि यहाँ पे राज्य सरकार जिनको आरोपी बना रही है, इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता जो वहां पर लाव लश्कर लेके इन ननों का स्वागत करने हाथ जोड़कर ऐसे खड़े थे। मैं वहीं था, मौजूद था। मैं आई विटनेस हूं जब ननों की तस्वीरें भी चलाई हमने, वे पूरे नतमस्तक थे। नहीं, तो या देखिए, तो यहाँ की सरकार नितिन जी, वहां की किसी के आगे कोई नतमस्तक है वो कोई क्राइम नहीं है। पर अब इस पूरे मामले में सवाल बस यही है जो मैं लेकर सुधीर पांडे जी के पास आ रहा हूं। क्राइम तो ये है कि इनको अरेस्ट किया। ना मुझे, मैं क्या आधारों पे सुधीर पांडे जी, ये क्राइम है। हम चाहते हैं ये मामला उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो, जिनके दबाव में, जिन्होंने थाने में मारपीट की, जिन्होंने दबाव बनाया, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ली जा रही है? सुधीर पांडे जी के क्या उन बहनों के द्वारा शिकायत जो नारायणपुर थाने में की गई है, क्या उस पर सरकार या उस पर पुलिस एक्शन लेगी? बाबा नितिन जी, 1 मिनट। नितिन जी, आऊंगा आपके पास, दोबारा आने का मौका दीजिए। सुधीर पांडे जी, ये मामला देखिए, सीधे तौर पर पहले कहा गया कि धर्मांतरण के लिए ले जा रहे थे, सबको ये खबर थी, और बाद में इसमें मानव तस्करी के मामले लगाए गए, धर्मांतरण को लेकर कोई धारा नहीं लगाई गई, ये जानकारी मुझे मिली। और आदिवासियों की मानव तस्करी के चलते यह मामला एनआईए कोर्ट पहुंच गया, जो कि प्राथमिक तौर पर जाना था। और वहां से केरल के पहले कांग्रेस के नेता आते हैं और फिर बीजेपी के नेता आते हैं, और फिर यह कहा जाता है कि बीजेपी को असमंजस यही है कि अब वो किसके साथ खड़े रहें। भाई ये भी अपने। अब केरल बीजेपी का कहना है कि ये
जो संगठन है वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं, इनको बदनाम करते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी कहती है ईसाई मिशनरी कई दिनों से, कई सालों से अवैध धर्मांतरण चला रहे हैं। केरल बीजेपी कहती है पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ बीजेपी कहती है कि हमारी पुलिस सही कार्रवाई कर रही है, जो उसके पास शिकायत थी उस हिसाब से कर रही है। केरल बीजेपी कहती है कि हमने बात कर ली है ऊपर और अब छत्तीसगढ़ सरकार में जमानत का विरोध नहीं होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी कहती है कि हम पुख्ता तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी और उसके बाद जमानत हो जाती है। और फिर इस पूरे मामले को हम सियासत से ना जोड़ें क्या? आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सियासी मामला तो है ही। साथ में ये भी कहूंगा अभिलाष जी कि ये बहुत जल्दबाजी में दर्ज किया गया मामला था, जिसमें पुलिस के साथ साथ सरकार और भाजपा दोनों को बैकफुट में आना पड़ा। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई नानुकुर का सवाल ही नहीं उठता। मैं बाकी सब मुद्दे पे तो आप लोग बहस कर चुके हैं। मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस की छवि बहुत अच्छी थी। अब तक के इस प्रकार के मामले नहीं आए थे और ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी है। मैं तो यही कहूंगा कि पहली बार छत्तीसगढ़ पुलिस को ऐसे बैकफुट में या किसी सरकार को इस तरह से बैकफुट में आना पड़ा। दूसरी चीज मैं अब राजनीतिक रूप से ये बताना चाहूंगा अभिलाष जी कि अभी तक भाजपा वर्सेस जी अन्य धर्मांतरण के मुद्दे उतने तेजी से नहीं पकड़े थे। लोगों को लगता था कि साउथ में कहीं न कहीं इस्लाम और मिशनरियों के बीच में जो टकराव है उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। और वो केरल में ये दो ही वोटर हैं जिनके बीच में टकराव चलते रहता है, तो भाजपा जरूर चाहेगी श्रेय लेना। ये तो राजनीतिक मामला है। मगर जहां तक हम आप जानते हैं कि सरगुजा और बस्तर दो बिल्कुल धर्मांतरण के टारगेट में है, धर्मांतरण हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है और इसके लिए पुलिस के द्वारा अलग अलग सेल बनाए गए हैं। प्रमाणिक नहीं हो पाते भले ही मामले व्यस्त होने के कारण, मगर ये तो तय है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, उसके तरफ प्रलोभन दे करके भी ले जाए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल तय है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, कोई भी इनकार नहीं करता। भूपेश बघेल जी ने स्वतंत्र जो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता अधिनियम था उसको 2006 रमन सिंह सरकार ने जो बनाया था उसका विधानसभा में भी समर्थन किया था। तो एक मिनट सर, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो घटनाक्रम पूरे तरीके से हुई है छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग, छत्तीसगढ़ सरकार के इसमें साथ साथ में भाजपा के लिए चिंतापूर्ण है कि अगर इस तरीके से दबावपूर्ण और हड़बड़ी में एफआईआर लिखे जाएंगे तो वास्तविक मामले भी वास्तव में दबेंगे और कहीं ना कहीं भाजपा को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, उसको बैकफुट पे आना पड़ेगा। जी ठीक है क्रिस्टोफर साहब, आपके पास आता हूं। आप जो बयान दिए गए थे उस पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, पहले वो कर लीजिए फिर मैं सवाल करता हूं। वो भाई साहब वो कह रहे थे कि कानून का पूरा पालन किया गया है और कानून के तहत सब चीज हो रहा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यदि कानून का पालन हो रहा होता तो ज्योति शर्मा जेल में होती, क्योंकि लोगों ने पूरा देखा कि ज्योति शर्मा ने क्या किया, किस प्रकार से व्यवहार किया, मार पीट, पुलिस की कस्टडी में मार करना, उनके बैग को जांच करना और बहुत सारी चीजें जो दुनिया ने देखा। कानून अगर वास्तव में काम कर रहा होता तो ज्योति शर्मा जेल में होती। और मेरा दूसरा कहना, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज हुआ, दबाव में हुआ, ये बात सच है और ये मानना पड़ेगा उनको कि गलत ढंग से पूरे चीज को विवेचना किया गया और हड़बड़ी में किया गया, इसलिए बैकफुट पर है। क्रिस्टोफर पाल जी, क्या इसमें धर्मांतरण की कोई धारा लगी है या सिर्फ मानव तस्करी की धारा लगी है? स्पष्ट कर दें अगर आपको जानकारी हो तो। धर्मांतरण का कोई धारा नहीं लगा है, मानव तस्करी का ही धारा लगा है और वो भी झूठा है, क्योंकि ऐसा कोई मानव तस्करी हो नहीं रहा था। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहूंगा क्रिस्टोफर पॉल जी, क्या आपको लगता है कि ये जो एज मिली है, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ये इसलिए मिली है क्योंकि केरल बीजेपी की एंट्री हो गई इस मामले में, वरना शायद कुछ दिनों तक और जमानत नहीं मिल पाती ननों को? हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। ये बात सच है कि यहाँ की बीजेपी सरकार तो पूरी रीति से इस मामले को लेकर तूल देने वाली थी, लेकिन वो बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि केरल के लोग सक्रिय हुए, इसलिए ये बेल मिला, अन्यथा बेल तो नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ के लोग पूरे वेल प्लान थे कि इनको जेल में ठूस देना है और को बाहर निकलने नहीं देना। ठीक है नितिन भंसाली जी, आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद मैं चौहान साहब के पास आता हूं। नितिन भंसाली जी, देखिए सवाल, बहुत मुश्किल से ऐसी कभी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, बड़ी दुर्लभ तस्वीरें होती हैं, जब एक मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी की दूसरे राज्य की इकाई एक साथ खड़ी होकर के बीजेपी सरकार पर या एक किसी पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं। मतलब पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस प्लस केरल बीजेपी थी वर्सेस छत्तीसगढ़ बीजेपी। ये तस्वीरें बहुत अलग हैं, दुर्लभ हैं। इसके पीछे क्या केरल का चुनाव वजह है, आपको क्या लगता है, या इसके पीछे कोई और वजह है?
हमारे लिए ये केरल का चुनाव का विषय नहीं है, ये भाजपा के लिए केरल के चुनाव का विषय है, ऐसा साफ नजर आता है। मैं तो आपके इस लोकप्रिय चैनल में एक बात बोलना चाहूंगा कि जिन 3 आदिवासी बहनों ने नारायणपुर पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है, क्या राज्य सरकार उसकी सुध लेगी? किस प्रकार ज्योति शर्मा नाम की महिला थाने के अंदर इन लड़कियों से मारपीट कर रही थी, ननों से दुर्व्यवहार करके इनके खिलाफ जो है, ननों के खिलाफ एफआईआर करवाई, क्या ज्योति शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या बजरंग दल के जिन गुंडों ने कानून हाथ में लेकर खुद पुलिस के स्वरूप में इस कार्रवाई को, दुर्भावनावश कार्रवाई को अंजाम दिलवाया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं ये पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पे संज्ञान लेगी कि नहीं लेगी? केरल के 5 भाजपा के अध्यक्ष ये तो कह रहे हैं कि एफआईआर रद्द करवाएंगे, गलत एफआईआर हुई है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये एफआईआर, गलत एफआईआर करवाई, जिन लोगों ने गुंडागर्दी की, जिन लोगों ने दादागिरी की, जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करेंगे। ठीक है, ठीक तो बात बने। ये ऐसे ऊपर से ये बात करेंगे, इसमें कोई बात नहीं बनी। ठीक है। के चौहान साहब, कांग्रेस सियासत कर सकती है, मान सकता हूं। क्रिस्टोफर पॉल साहब ईसाई हैं, तो हो सकता है वो ईसाई के फेवर में बोले, मान सकता हूं। अभिलाष मिश्रा बायस्ड हो सकते हैं, पर मुझे बताइए, बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और सबसे ज्यादा संगठित शक्ति के साथ काम करने वाला संगठन है। अब मैं बीजेपी पर यकीन करता हूं। केरल बीजेपी के बयान बिल्कुल अलग, छत्तीसगढ़ बीजेपी के बयान बिल्कुल अलग। आप जरा मेरी दुविधा को दूर कीजिए कि मैं किस पर भरोसा करूं। देखिए अभिलाष जी, 18,000 केस लगभग रोज हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड होते हैं। 18,000 केस, उस दिन भी 25 जुलाई को भी 18,000 के आसपास केस रजिस्टर्ड हुए थे। लेकिन ये एक केस को क्यों उठाया जाता है और ये एक केस को लेकर राजनीति क्यों की जाती है? राजनीति इसलिए की जाती है क्योंकि ये उनके वोट बैंक का एक कारण है। नहीं, ये और दूसरा ये आप है छत्तीसगढ़, कि ये केरल बीजेपी के लिए बोल रहे हैं सर, या कांग्रेस के लिए? अभिलाष जी, ये केरल के भाजपा अध्यक्ष, इसका मतलब वोट बैंक के लिए? नितिन जी, नहीं, नितिन जी उनका जवाब देने दीजिए। हाँ प्लीज बोलिए, चौहान साहब बोलिए। दूसरी बात ये है, सुनिए, 18,000 मैंने आपको बताया केस, उस दिन भी 18,000 हुए थे। अभी हमारे साथी प्रवक्ता भी बोल रहे थे और दोनों साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहां पर जो महिला है उसने वहां पर मारपीट की। तो भाई, महिला ने अगर मारपीट की, ये बात 25 जुलाई की है। अगर महिला ने वहां पर दुर्व्यवहार किया, महिला ने मारपीट की, उसका अगर साक्ष्य है, तो आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? क्यों नहीं लिखाई एफआईआर? क्यों नहीं लिखवाओगे? अरे क्यों नहीं एफआईआर लिखाई आपने? बोला था, आवाज उठाई थी, वीडियो जारी हुए थे, किसने बोला था? किसने बोला था? ज्योति शर्मा नाम की आप जाते, मारपीट कर रही थी, आप उसके वीडियो भी जारी हुए थे, बहनों के रोते हुए वीडियो भी जारी। अरे पुलिस अधीक्षक नारायणपुर को शिकायत की है, उस पे कार्रवाई होगी? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, अधीक्षक नारायण, ना ठीक है, ठीक है, समय खत्म हो गया सर, समय। ना एक मिनट, मैं चौहान साहब ने, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी आराम से, नितिन जी आराम से। भारतीय जनता पार्टी की जी चौहान साहब, आपने कहा था कि किसने बोला, कब बोला, तो हो सकता है आपसे मिस हो गया हो। कई बार मैं भी चीजों से उतना वाबस्ता नहीं रह पाता। आपकी जानकारी के लिए, चूंकि ये बात केवल आज की नहीं कि कोर्ट में जाकर के इन महिलाओं ने कहा है, पीड़ितों ने बयान से बदल लिए, मैं आपको उस दिन के 2 दिन बाद का बयान सुनाता हूं जिस दिन ये मामला हुआ था। जरा पूरा पीसीआर मेरा एक बार बयान प्ले कर दें। ये वही युवती है जिसे कथित तौर पर जबरन बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए मानव तस्करी के तौर पर ले जाया जा रहा था। जरा ये क्या कह रही हैं सुनिए, पूरा बयान फिर से फुल स्क्रीन पर सुना दीजिए चौहान साहब को। पर दोष लगाया गया सर। किस प्रकार का? हम लोग को भी जबरदस्ती यहाँ पे लाए गए हैं, उन लोग का धर्मांतर हो रहा है बोल के सर। तो वहाँ और क्या क्या हुआ फिर? हम लोग को मारे सर और जबरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग जबरदस्ती से यहाँ लाए हैं बोल के। तो जो नन लोग ले जा रहे थे आप लोग को, क्या आप स्वयं से जा रहे थे कि उन लोग ले जा रहे थे? हम लोग स्वयं से जा रहे थे सर। जी। तो कितना समय हो गया जो आप ईसाई धर्म में विश्वास कर रहे थे? 5-6 साल सर। तो आपका पूरा परिवार है कि आपकी है? आप मेरे पूरा परिवार है सर। पूरा परिवार? मैं नहीं गई सर, उन लोग के ऊपर ज्यादा दबाव था सर, उन लोग को ज्यादा डराया धमकाया गया सर। और थोड़ा सा हाइट में छोटी थी तो उसको और ज्यादा
सर डराया गया सर। वो कहा जा रहा है कि आप लोगों को जबरदस्ती ले जाके धर्म नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से, अपने माता पिता की मर्जी से जा रहे थे सर। तो वहाँ कहाँ जा रहे थे आप लोग? आगरा जा रहे थे सर। आगरा क्या करने जा रहे थे? बस सिस्टर लोग के खाना बनाने और वहाँ देख रेख करने मरीजों का। वहाँ के अस्पताल में? जी। तो वो आप लोग को बरगलाते ले जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है, क्या है? नहीं सर, वो जबरदस्ती नहीं सर। जबरदस्ती नहीं ले जा हम लोग को पूछा गया कि तुम लोग जाओगे तो मैं ले जाऊंगी, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा बोले सर। लोगों के ऊपर दोष लगाया गया सर। किस प्रकार का? हम लोग को भी जबरदस्ती यहाँ पे लाए गए हैं। आज का बयान नहीं है चौहान साहब, ये जो बयान है ये उसी घटना के 2-3 दिन बाद आ गया था, और अब तो शायद ये पीड़ितों ने अपना बयान जो है वो भी बदल दिया है। पर ये एक तकनीकी पहलू है। मैं जल्दी से सुधीर पांडे जी आपसे फाइनल कमेंट लेता हूं, क्या इस मामले में जो भी दबाव बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, केरल की इकाई की मैं बात कर रहा हूं, या जो हमारे मिशनरी हैं उनका हो कि भाई गलत मामला हुआ है, दर्ज हुआ है, वो प्रेशर बना रहे हैं, वो काम कर रहा है, या आप मानते हैं कि जल्दबाजी में हुई है? और अगर जल्दबाजी में हुई है और अगर ये क्वैश होती है एफआईआर सर, तो फिर अगली मांग ये उठेगी कि फिर इन अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। फिर क्या वो कार्रवाई हो पाएगी, या ये दोनों का विन विन सिचुएशन हो जाएगा कि ठीक है हमने इनको छोड़ दिया, आप इन्हें छोड़ दीजिए, और ये मामला ठंडे बस्ते में जाएगा लास्ट में? असल में अभिलाष जी क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में अब अपना अपना नंबर बढ़ाने के लिए अधिकारी कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जा रहे हैं, और उनको ऐसे लोगों का सपोर्ट भी स्थानीय स्तर पे मिल जा रहा है। किसी भी सरकार की मंशा ये नहीं होती कि उसके सरकार फर्जी केस बना करके बदनाम हो। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी और स्थानीय दबाव दोनों का प्रभाव रहता है। और मैं कहता हूं इसको मिसाल बना के छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बारीकी से जांच कराना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रतिनिधि हो, चाहे पुजारी हो, चाहे नन हो, चाहे मौलवी हो, अगर उनको इस तरीके से झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाती है किसी दबाव की वजह से या किसी भीड़ तंत्र की वजह से, और उसमें अधिकारी अपना संयम खो रहे हैं, तो उनको सबक मिलना चाहिए निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि इस केस में जरूर जो संबंधित जिम्मेदार लोग हैं वो दायरे में आएंगे। अगर शासन प्रशासन नहीं करेगी तो न्यायालय से भी उनको दंडित होना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि ये बहुत जल्दबाजी में दर्ज किया गया मामला है, जो किसी भी तरीके से किसी भी प्रोफेशनल्स या अधिकारी के लिए या किसी भी प्रशासन के लिए जो जागरूक है या अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता से करता है, ये बहुत बड़ी गलती और चूक है। और केवल राज्य सरकार ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए भी बदनामी का असर बनेगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दर्जनों मामले बने हैं, दर्जनों मामले बनते रहते हैं लगातार, और ये मैं बार बार कहता हूं कि कोई नया चीज नहीं है धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में। इसको बहुत प्रोफेशनली तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। और अगर एक भी कमजोर कड़ी हमारे सामने बनती है, कोई भी एक कमजोर कड़ी मिसाल बनती है, अगर उसको मिसाल बना लेते हैं, तो हर कार्यवाही में इस चीज का जवाब यहाँ के अधिकारी और यहाँ के प्रशासन को देना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत गंभीर मामला है, इसको साधारण तरीके से देखना मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये और भी दर्जनों मामले आएंगे सामने, उसमें हैंडल करने के तरीके और इसको ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ चीजें होती हैं जो जब हो जाती हैं तो हम उसका आकलन करते हैं, और आकलन करते हैं इस मामले का अगर, तो एक ही शब्द दिमाग में आता है, वो है नुकसान। नुकसान किसका? पुलिस के इकबाल का नुकसान। नुकसान किसका? छत्तीसगढ़ बीजेपी की छवि का नुकसान। नुकसान किसका? अवैध धर्मांतरण के खिलाफ चल रही लड़ाई का नुकसान। और नुकसान किसका? अल्पसंख्यकों के भरोसे का नुकसान, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह के झूठे मामलों में हमें फंसाया जा रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ देकर नहीं बल्कि समाज को सिर्फ नुकसान पहुंचा कर जाती हैं, और अब लग रहा है कि यह मामला उसी दिशा में बढ़ चला है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी मेहमानों का, नितिन भंसाली जी, के.एस. चौहान साहब, सुधीर पांडे जी, क्रिस्टोफर पॉल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।